है कि सुदेव सोनू की जो छवि बनी है वो एक अच्छे विधायक से ज़्यादा एक अच्छे मैनेजर की बनी है, तो ये एक डिसएडवांटेज है। वो सत्ता के बहुत करीब रहे लेकिन लोगों के उतने करीब नहीं जा सके, इसका डिसएडवांटेज ये बहुत बड़ा फैक्टर है और इसलिए निर्मल शाहबादी को यहाँ पर आपको इस देना पड़ेगा एडवांटेज। निर्मल शाहबादी हम कह सकते हैं। चलिए, तो गिरिडीह की सीट एनडीए फोल्डर में जाती हुई दिख रही है। अगली सीट बेहद हॉट सीट डुमरी की सीट, जहां से जयराम महतो खुद चुनावी मुकाबले में हैं, बेबी देवी हैं जो मंत्री भी हैं और उपचुनाव भी उन्होंने जीता, और यशोदा देवी भी यहां से चुनावी मैदान में है। तो अब डुमरी की सीट में क्या लगता है उधर टाइट फाइट में ही ये रहेगा या फिर किसी को एज मिलता हुआ दिख रहा है? देखिए, आज मेरी जो बातचीत हुई है, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि डुमरी का इरादा पिछली बार जगन्नाथ महतो को यानी अपने टाइगर को श्रद्धांजलि देने का था, उन्होंने बेबी देवी को जिताया भी, लेकिन इस बार जयराम ने युवाओं को वहाँ वास्ता दिया है कि मैं आपके लिए चुनाव मैदान में हूँ, आपके लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। वहाँ अब यशोदा देवी भी कमजोर मुझे दिखाई दे रही हैं और सीधे सीधे जयराम को वहाँ बड़ी लीड मिल रही है। मेरे हिसाब से ये सीट जयराम को जा रही है। आज भी कह रहा हूँ कि वो सीट आप बहुत ज़्यादा उम्मीद रखिए कि वहाँ जयराम महतो वो जीतेंगे। तो ये सीट अदर्स में चली जाएगी, इससे सहमत ये भी बात है ना कि बच्चों की कैंची बहुत जगह चलाए हैं तो उनको कहीं तो फायदा होना चाहिए। चलिए, तो ये जेल केम को बिल्कुल। चलिए, अब ये बहुत दिलचस्प होगा कि अगर ये सीट जयराम को जाती है तो वो किस फोल्डर में जाके सटते हैं या फिर तटस्थ रहते हैं। चलिए, बढ़ते हैं आगे बेरमो की सीट पर चर्चा करने। बेरमो की सीट की भी काफ़ी दिलचस्प यहाँ जंग है क्योंकि यहाँ भी जयराम महतो हैं, अनूप सिंह हैं और बीजेपी से भी कैंडिडेट है। तो बेरमो में जंग, मदन, क्या लग रहा है? टाइट फाइट में ही ये रहेगी या फिर एज किसी को मिल रहा है? जंग जारी है, यही वहाँ के उम्मीदवार कहते हैं और इसीलिए हम भी इसे टाइट फाइट में ही रखते हैं क्योंकि तीनों उम्मीदवार जो हैं वो दमदार हैं, अपनी पूरी ताकत लगाए हैं। राजेंद्र बाबू के बेटे हैं अनूप सिंह, वो भी लंबे समय से वहाँ पर काम करते रहे हैं, तो ऐसे में उनकी भी पकड़ जो है वो मजबूत है। JLKM से जयराम महतो खुद दूसरे सीट के तौर पर बेरमो से चुनावी मैदान में उतरे और 5 बार के सांसद रहे रविंद्रनाथ पांडे जो हैं वो वहाँ पर चुनावी मैदान में हैं। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि कांटे की टक्कर अगर है उस क्षेत्र में तो सबसे उसी महत्वपूर्ण सीट पर है जहाँ की तीनों धुरंधर चुनावी मैदान में। तो एज किसी को आप नहीं दे रहे हैं क्या? ये किसी एक सीट के बारे में हम अगर ये कह सकते हैं कि ये बहुत टाइट फाइट में है और ये अंत तक रह जाएगा जब तक रिजल्ट नहीं आएगा, तो वो बेरमो है। तो एक पॉइंट वहाँ मुझे ये लग रहा है, वहाँ बेरमो विधानसभा में बिहारी मूल के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में है, फॉरवर्ड जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा संख्या में है। वो वोट अगर रविंद्र पांडे और अनूप सिंह के बीच बट जाता है और वहाँ के जो स्थानीय वोटर्स हैं वो गोलबंद होकर जयराम को करते हैं, तो यहाँ भी चमत्कार हो सकता है और जयराम यहाँ भी वो सीट भी जीत सकते हैं। वहाँ यहाँ भी सीन बन रहा है कि आप जयराम को जीते हुए देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप जातीय समीकरण देखिए तो वो अजीब तरह के हैं। अनूप सिंह को 12.6 राजपूत वोटर्स, वो उधर ये 11%, प्लस अगर महतो वोटर्स देखिए जो 10-11% है वो जयराम की तरफ, जो ब्राह्मण। जयराम महतो का इमेज अभी वैसा नहीं बना है कि सिर्फ महतो वोटर्स तक वो सीमित हो। मुझे लगता है हर वर्ग के लोग, जो यूथ है वो जयराम के साथ हैं, तो उसका असर दिख सकता है। नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर हम सिर्फ उनके लिए इन 2 सीटों पर चर्चा नहीं कर रहे होते, कम से कम वैसी 25 सीटें होती। नहीं, जयराम खुद का उनका इमेज बाकी प्रत्याशियों पर निर्भर करता है। तो यहाँ मुकाबला इसीलिए हो गया है कि अनूप सिंह को भी लोग वहाँ युवा ही मान रहे हैं और वो कहते हैं कि युवाओं के बीच रहने वाले नेता के तौर पर पहले से छवि अनूप सिंह ने वहाँ पर बना लिया है। तो जो युवा है कहते हैं कि नहीं, जयराम भले ही युवाओं की बात करते हैं, एक नए चेहरे के तौर पर आए, लेकिन अनूप सिंह हमारे हीरो हैं, ये वहाँ के युवा पहले से कहते हैं। और बहुत कुछ निर्भर करेगा कि क्या मुस्लिम वोटों में पेनिट्रेट कर पा रहे हैं जयराम, चूंकि वो आप डुमरी की बात कर लीजिए या फिर आप बेरमो की बात कर लीजिए, अगर मुस्लिम वोटों का, चूंकि डुमरी में भी फैसला जो है वो मुस्लिम वोटर्स को ही करना है,
वहां पर भी वही स्थिति है कि अगर मुस्लिम वोटर्स ने एक मुश्त अगर बेबी देवी को वोट कर दिया होगा तो फिर जयराम के लिए मुश्किल होगी, लेकिन अगर उसमें बंटवारा होगा तब जयराम निकल जाएंगे। और यही स्थिति जो है आपको बेरमो में भी दिखती है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं 13% के आसपास, वो किसको वोट कर रहे हैं। अगर वो अनूप सिंह को एक तरफा वोट कर रहे हैं तब फिर अनूप सिंह की स्थिति मजबूत हो जाएगी, और अगर वो बट रहे हैं तब फिर जो है आप कह सकते हैं कि कोई भी बाजी मार सकता है। इसलिए मुझे तो डुमरी और बेरमो ये दोनों सीट लगती है कि अंत तक आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स ने वोट किसे किया है नहीं इस पर बहुत कुछ, चूंकि चूंकि अगर आप फील्ड में घूमते हैं तो आपको पता चलता है मुस्लिम वोटर्स में डिवीजन है। इन दोनों ही जगहों पर मुस्लिम वोटर्स में डिवीजन है। और एक बड़ा समस्या ये है कि डुमरी के उपचुनाव को अगर आप देखें तो जो ओवैसी के पार्टी से 2019 के चुनाव में 25,000 वोट लाए थे वो मुस्लिम समुदाय से थे, और अब्दुल मोमिन रिजवी फिर वो खड़े होते हैं उपचुनाव में तो 3 से 5,000 के बीच में वोट उनको आता है। और जो जगन्नाथ महतो का सबसे जो मजबूत पिलर कहा जाता है वो है नावाडी, और नावाडी में मुसलमानों की संख्या सबसे अधिक है। वही उस सीट को तय करता है कि जिसके खाते में नावाडी का वोट गया वो जीतेगा। तो ऐसे में जयराम पर मुस्लिम समुदाय के लोग कितना भरोसा करते हैं इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। जो सारी चीजें मैंने कहा ना कि डुमरी में आप बात कर लीजिए तो मुस्लिम वोटर्स ही तय करेंगे, 21% के आसपास हैं। और जैसा मदन बता रहे हैं कि नावाडी में, और नावाडी का मैं देख रहा था 2019 का जब जगन्नाथ महतो लड़े थे तब भी यही जो नावाडी है ना उनको जिताकर लेकर गई थी। नहीं तो आप देखिए डुमरी में वो पिछड़ गए थे, यहाँ पर बीजेपी को लीड मिल गई थी पिछली बार डुमरी प्रखंड में। नावाडी जो है उनको निकाल कर ले गया था, वहाँ पर उन्होंने इतने वोट ले आए जो बीजेपी आजसू को अगर आप जोड़ भी दीजिए तो उससे ऑलमोस्ट डबल आप कह लीजिए 27,000 28,000 के आसपास बीजेपी आजसू के वोट जोड़ के हो रहे थे, और 46,390 वोट जो है वो जगन्नाथ महतो को आया था 2019 में। महतो का इम्पैक्ट अलग था, लेकिन अभी जो जगन्नाथ महतो को रिप्लेस करने वाला कोई नाम दिख रहा है तो वो निश्चित रूप से आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो पूरा इलाका बोकारो, डुमरी, गिरिडीह के इलाका, वो पूरा इलाका जो है वो दरअसल वहाँ पर एक कैडर की भीड़ है, आप जिसको नहीं पहचान पा रहे हैं। वो बिना मतलब के आप सोचिए सड़क पर निकल रहे हैं कहीं और 15 आदमी ऐसे ही बाइक पे घूम रहे हैं, वो उनका पीला झंडा पहन के जयराम महतो का, तो ये अनायास नहीं है और इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बाकियों को उसके लिए पैसा देना पड़ता है कि मेरा झंडा वहन करो, लेकिन इनको पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो वो एक बड़ा इम्पैक्ट है। ये डुमरी का जो ये इलाका है, डुमरी और बेरमो, बहुत फ़र्क पड़ेगा यहाँ पर चुनाव पर। डुमरी हमको बहुत साफ, चूँकि डुमरी में कैंडिडेट के वाइज अगर आप देखेंगे तो एक ज़बरदस्त चेहरा जयराम महतो का वहाँ पे मिलता है। हाँ, बेरमो में जो परेशानी है कि रविंद्र पांडे हो या अनूप सिंह हो या जयराम महतो, तीनों ही बड़े चेहरे हैं, इसलिए मैंने कहा कि वो जब तक आखिरी वोट गिना नहीं जाता तब तक ये टाइट फाइट में रहेगा। चलिए तब आगे ही बढ़ जाते हैं। गोमिया की सीट को भी हमने टाइट फाइट में रखा था। गोमिया की सीट में क्या लग रहा है उदय? बताएंगे, दौरा करके आए। गोमिया में देखिए ये है कि लंबोदर महतो फिर से चुनावी मैदान में है, और लंबोदर महतो एक ऐसे विधायक के तौर पर चुनकर सामने आए जो सदन में हर दिन अगर मौका मिला तो हर दिन वो आवाज़ उठाते दिखे, सदन के बाहर भी वो आवाज़ उठाते हुए दिखे, और जेएमएम की तरफ से योगेंद्र महतो को उम्मीदवार बनाया गया। तो ऐसे में कड़ा मुकाबला है, दिलचस्प मुकाबला है। वोटर वहाँ पर जो है एक जातीय समीकरण के साथ साथ वहाँ भी अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय के वोट पर ही वहाँ के डिसीजन जो है वो डिपेंड होंगे कि आखिर इस वोट में से सेंधमारी कौन कर पाता है। तो अब उम्मीद है लंबोदर महतो को भी कि महतो समाज का वोटर उनके पक्ष में हो, बीजेपी का जो कैडर वोट है वो उनके पक्ष में हो, और थोड़ी बहुत वोट अगर इधर उधर से मिल जाए तब वो कहते हैं कि हमें एज मिल जाएगा। लेकिन दिलचस्प मुकाबला वहाँ पर है, इसलिए ये टाइट फाइट में है। चलिए तो अभी भी लेकिन पूजा महतो भी जेएलकेएम से है। हाँ। ऐसे में जयराम के सबसे मजबूत पिलर के तौर पर पूजा महतो भी मानी जाती है। तो अब वो कितना वोट किसके काटते हैं
ये देखने वाली बात है। उदय, अब आप बताइए, गोमिया में क्या टाइट फाइट ही रहने दें या फिर एज किसी को दें? नहीं, गोमिया में देखिए टाइट फाइट ही रखना होगा लास्ट तक, क्योंकि वहाँ पूजा महतो की मौजूदगी सारे समीकरणों को ध्वस्त कर रही है। क्योंकि वहाँ जोगेंद्र महतो और लंबोदर महतो में मुकाबला होता था, लेकिन पूजा महतो किसके वोट कितना काटती है ये कह पाना मुश्किल है। निश्चित तौर पे टाइट फाइट में ही हम लोग रखेंगे। रंजन जी, क्या कह रहे हैं आप, क्या आंकड़े? या ये इसे आप टाइट फाइट में रख सकती हाँ। हैं, क्योंकि पूजा महतो के प्रदर्शन पर यहाँ बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। वैसे अगर आप ये देखें तो जो लंबोदर महतो हैं उनकी एक छवि जो है वो अच्छी है, और इस वजह से चूँकि पढ़े लिखे भी बहुत हैं तो इसका एक एडवांटेज मिलता है, और मुखर रहे हैं, बातों को बहुत मजबूती के साथ जो है वो विधानसभा में भी रखते दिखे हैं। बाहर प्रेस मीडिया से भी जब बातचीत होती है तो बहुत मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं, तो इसका एक लाभ मिलता है। अपने काम भी उन्होंने बहुत सारे गिनवाए हैं यहाँ पर, तो मुझे वैसे लगता तो है कि स्लाइट एज वहाँ पर लंबोदर महतो को है, लेकिन चूंकि चुनाव है और बहुमत जो है टाइट फाइट में है तो टाइट फाइट में रख देते हैं। तो गंगे जी, टाइट फाइट में ही गोमिया की सीट को रखा जाए? देखिए, हमारे हिसाब से भी एज लंबोदर महतो को हम दे सकते हैं। पूजा महतो की जिनकी बात हो रही है वो देखिए, जो अपीयरेंस है उनका अलग अलग जगहों पर, वो अपीयरेंस इतना अट्रैक्टिव नहीं रहा है जिसको लेकर, जैसे जयराम कहीं जाते हैं उनका अपीयरेंस जो बताता है उस तरह का पूजा महतो का नहीं बताता। तो मुझे नहीं लगता है कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाला होगा, और इम्पैक्ट डालेगा भी तो चुनाव उससे एकदम प्रभावित हो जाए कोई, तो वो थोड़ा सा ये है। लेकिन अब चूंकि यूथ का मामला है, यूथ अचानक कब कहाँ पहुँच जाएं और किसके फेवर में खड़े हो जाएं ये कहना मुश्किल होता है, तो इसलिए इसको टाइट फाइट में ही रहने दिया जाए। लेकिन एडवांटेज यहाँ पर लंबोदर महतो है। चलिए, वो भी टाइट फाइट में। आगे बढ़ते हैं और धनबाद में आते हैं। धनबाद में एक सीट जिसे हमने टाइट फाइट में रखी थी और वो है चंदन क्यारी की सीट। मदन, क्या कुछ आंकड़े अब बता रहे हैं या टाइट फाइट में सीट जा रही है? नहीं, बिल्कुल वो टाइट फाइट में ही रहेगा, क्योंकि पूरी ताकत जो है उमाकांत रजक ने भी लगाई है। चुनाव वहाँ जो है दिलचस्प इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ भी आखिरी वक्त में पाला बदला गया है। उमाकांत रजक आजसू से टिकट के उम्मीद में थे, लेकिन उनको नहीं मिला टिकट। फिर उन्होंने जेएमएम का दामन थामा और फिर जेएमएम की तरफ से चुनावी मैदान में उतरे। तो उमाकांत रजक भी अपनी पूरी मेहनत जो है वहाँ पर लगातार करते हुए दिखे थे। अमर बौरी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वहाँ बीजेपी में रहे और चुनावी मैदान में वहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर उतरे। हालांकि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम उनके ही क्षेत्र में हुआ। अब इससे कितना बदलाव हुआ है ये देखने वाली बात है। तो अब देखना होगा कि टाइट फाइट में ही इसे हम रखते हैं। उदय, क्या लगता है, चंदन क्यारी टाइट फाइट में ही रहने दिया बिल्कुल जाए? वो टाइट फाइट में रहने दिया जाए, क्योंकि वहाँ बिल्कुल कड़ा मुकाबला है, कुछ भी हो सकता है। मनीष, आप क्या कहेंगे, टाइट फाइट में जा रही है चंदन क्यारी? अमर बौरी को पार्टी ने जगह दिया है और उन्हें मौका भी दिया जाता है, उन्हें पद भी मिला है और उस पद का वो हमेशा बेबाकी से जब भी मौका मिलता है सभी जगह जाते हैं, कवरेज में सब जगह रहते हैं, तो उनको एक जगह मिला। तो एक लोगों के वहाँ मतदाताओं के बीच में रहेगा कि उनको पार्टी ने जगह। दूसरी चीज़ है कि आजसू से जो थे वो आजसू का साथ अब चूँकि गठबंधन में है, इस बार एनडीए में भाजपा हो या फिर आजसू, उन दोनों को मिल करके चुनाव लड़ा है लोग, तो ये जिम्मेदारी बनती है आजसू के कार्यकर्ताओं को भी कि वो भाजपा के साथ पूरी तरह से सदस्य रहे। तो मुझे लगता है कि चंदन क्यारी जा सकता है एनडीए के फोल्डर में। देखिए, चंदन क्यारी में एक एडवांटेज ये है कि चंदन क्यारी में जो चुनाव लड़ रहे हैं अमर बावरी, वो उनका कद बड़ा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक एडवांटेज ज़रूर मिलता है। लेकिन मामला इतना क्लोज है कि इसके बारे में कोई भी भविष्यवाणी करना मुझे थोड़ा उसमें दिक्कत महसूस होगी। मुझे लगता है यहाँ अर्जुन रजवार तय करेंगे कि कौन जीतेगा। हाँ, चलिए, क्योंकि विजय कुमार रजवार का जेएमएम ने टिकट काटा है, तो अगर रजवार कम्युनिटी में कुछ नाराज़गी हुई और वो वोट लेने में अर्जुन रजवार सफल हुए, और चूंकि अब आजसू में नहीं हैं उमाकांत रजक,
तो अब आजसू का संगठन भी वहाँ मजबूत है, तो क्या वो संगठन जो है वो बीजेपी के साथ लगा रहा? अगर लगा रहा तो फिर उमाकांत रजक की स्थिति और कमज़ोर होगी। और ये भी एक बात है कि जो कुर्मी वोटर्स होते हैं जो कि उमाकांत रजक को वहाँ आजसू की वजह से वोट करते रहे थे, क्या वो अर्जुन रजवार की तरफ तो शिफ्ट नहीं हो गए? अगर उनमें से कुछ हिस्सा निकलकर भी अगर अर्जुन रजवार की तरफ चला गया होगा तो वैसी परिस्थिति में एक ट्रायंगुलर फाइट बन जाएगी और ट्रायंगुलर फाइट में फिर जो है अमर कुमार बावरी को स्लाइट एडवांटेज जो है वो मिल सकता है। लेकिन बहुत सारे इफ़ एंड बट हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको अभी टाइट फाइट में रखना चाहिए। चलिए, तो चंदन ग्यारी टाइट फाइट में है फिलहाल। अब रांची लोकसभा में आते हैं और यहाँ पर हमने 2 सीटों को टाइट फाइट में रखा था, ईचागढ़ और हटिया की सीट थी। तो पहले ईचागढ़ पर बात कर लेते हैं। ईचागढ़ में मदन, क्या लग रहा है कि अब कुछ पत्ता खुला है, कुछ टाइट फाइट से चीज़ें आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं? नहीं, ईचागढ़ में टाइट फाइट है इसलिए क्योंकि वोट की सेंधमारी किसने किससे किया है ये देखने वाली बात है। क्योंकि मलखान सिंह जो कि बीजेपी के दावेदार थे उम्मीदवार के तौर पर, उनका टिकट कटा और वो चुनावी मैदान में निर्दलीय आए। वहीं पर आजसू से हरिलाल चुनावी मैदान में है और जेएमएम से सविता महतो चुनावी मैदान में। तो ये जो 3 लोग हैं, अब बीजेपी के वोट में कितनी सेंधमारी मलखान सिंह के द्वारा हुई है और जो और अपने पकड़ वो बताते हैं कि मलखान सिंह भी वहाँ पर कई बार विधायक रह चुके हैं, तब उनकी छवि भी एक बड़े नेता के तौर पर रहा है, लोगों के बीच वो रहे हैं। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आजसू को क्या बीजेपी के मलखान सिंह जो पहले थे बीजेपी में, वो कितना वोट का नुकसान पहुंचा पाते हैं, इसी पर वहाँ डिपेंड करता है। वैसे मुकाबला दिलचस्प है, सविता महतो और हरिलाल के बीच सीधी टकराहट की स्थिति थी, लेकिन मलखान सिंह के चुनावी मैदान में उतरने के बाद एक दिलचस्प मुकाबला हुआ। चलिए, टाइट फाइट। उदय, क्या लगता है एज दे किसी को? नहीं, बिल्कुल एज नहीं दे सकते हैं क्योंकि 3 महतो उम्मीदवार थे। तरुण कुमार महतो वहाँ JLKM के उम्मीदवार थे और उन्होंने भी अपनी अच्छी मौजूदगी दर्ज कराई है। तो महतो बहुल इलाका है लेकिन 3 जगह बंटवारा हो रहा है। ऐसे में मलखान सिंह वहाँ कोई करिश्मा करते हुए दिख सकते हैं, तो उसे टाइट फाइट ही रहने दीजिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला ही दिख रहा है और यहाँ पर तरुण कुमार महतो ने भी अच्छा चुनाव लड़ा है। यानी जीत हार में बहुत कम मार्जिन होगा तब। जी हाँ, वो वोट बटेंगे और आप देखिएगा कि उसमें कोई भी, जब चतुष्कोणीय मुकाबला हो जाता है तो कोई भी जो है वो जीत जाता है। पिछली बार भी जब सविता महतो जीती थी तो उनको सिर्फ 29% वोट आए थे, लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत गई 57,000 वोट लाकर। तो स्थिति कुछ वैसी ही है और यहाँ चतुष्कोणीय मुकाबला है और अरविंद सिंह को मुझे यहाँ पर फायदा दिख रहा है और चूंकि उनका अपना 16-17% वोट है और जब ये सीट आजसू को गया था और वैसी परिस्थिति में हमने देखा था कि बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भी विरोध जताने आ गए थे। तो अगर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो दरक कर अरविंद सिंह की तरफ गया होगा तो मुश्किलें और बढ़ सकती है और फिर वैसी परिस्थिति में सविता महतो भी जीत सकती हैं फिर से, या फिर आपको अरविंद सिंह भी जीत सकते हैं, हरेराम भी जीत सकते हैं। मतलब इन तीनों में से किसी के लास्ट राउंड जीत में हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल अंतिम राउंड में पता चलेगा। टाइट फाइट नहीं रखा। चलिए, तो ये टाइट फाइट में ही ईचागढ़ की सीट और देखिए टाइट फाइट की संख्या बढ़ रही है। चलिए, हटिया पर बात कर लेते हैं। मदन, हटिया सीट में क्या लग रहा है? यहाँ भी टाइट फाइट है या अजयनाथ शाहदेव या नवीन जायसवाल? मुझे लगता है यहाँ एडवांटेज अजयनाथ शाहदेव को देना चाहिए। एडवांटेज है, लेकिन जिस मकसद से भरत काशी चुनावी मैदान में उतरे, जो अपनी मजबूती दिखा रहे थे, जो दावेदारी बता रहे थे, उसमें कितना कामयाब हुए हैं, जिस पर अजयनाथ शाहदेव की भी दारोमदार है कि आखिर 15 से 20 हज़ार या 10 हज़ार से अधिक वोट अगर भरत काशी काटते हैं तभी जाकर के अजयनाथ शाहदेव की स्थिति जो है वो मजबूत हो सकती है। अगर वोट 5,000 या 10,000 से कम भरत काशी का रहता है तब फिर आसानी से जीत जो है वो नवीन जायसवाल हासिल कर सकते हैं। ऐसी जो है संभावना दिख रही है, ऐसी रिपोर्ट है। अब देखना होगा, मुकाबला जो है यहाँ भी दिलचस्प है क्योंकि
चुनाव से ठीक पहले ये अफवाहें जो है उड़ी थी कि नवीन जायसवाल रांची शिफ्ट हो रहे हैं, अजय नाथ साहदेव बीजेपी में आ रहे हैं। तो वहाँ की एक स्थिति जो है ऊहापोह की बन चुकी थी। तो आखिरी वक्त में कांग्रेस के उम्मीदवार अजय नाथ साहदेव बने और बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जायसवाल बने। भरत काशी जो उम्मीद में थे कि ये सीट जो है आजसू के खाते में जाए और हमें मिल जाए, वो नहीं मिला और फिर वो विरोध में आकर के निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे। तो अब यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है, किसका कौन काटा है ये देखने वाली बात है। उदय क्या लग रहा है? वहाँ दो तरह के इलाके हैं। ग्रामीण इलाका है जहाँ युवराज का प्रभाव माना जाता था, और जो ग्रामीण इलाके हैं उनका वोट अजय नाथ साहदेव को सीधे जाएगा। लेकिन जो शहरी इलाका है, चिसी का इलाका हो, रातू रोड का इलाका हो, वो देखिए बीजेपी का गढ़ माना जाता है। अब फर्क इससे पड़ता है कि कितना कवर अप कर पाते हैं नवीन जायसवाल। अगर शहरी वोट एकमुश्त थोक में गिर गए हैं उन्हें, तो फिर वो कवर अप कर सकते हैं, जो हमेशा से उनकी ताकत रहा है। अब लेकिन इसे टाइट फाइट ही कहेंगे। टाइट फाइट रंजन जी बताया आंकड़ा, लेकिन टाइट फाइट ही रखा जाए, जो कि इस बार वोटिंग भी बहुत कम रांची में देखा गया। रांची मतलब यहाँ शहरी हटिया यहाँ अक्सर कम ही वोटिंग होती है, कुछ फर्क बहुत पड़ा नहीं है। पिछली बार भी यहाँ से जो भरत काशी हैं वो 9,357 वोट लाए थे, लेकिन तब उनके साथ आजसू का बैनर था। इस बार आजसू का बैनर उनके साथ नहीं है, निर्दलीय लड़ रहे हैं, तो क्या वो उतने वोट ला पाएंगे? और जब वो लगभग 10,000 वोट भी लाए थे तो नवीन जायसवाल 16,000 वोटों से जीत गए थे। और जिन वोटों की बात उदय जी कर रहे थे, वो वोट मुझे लगता है पिछली बार भी अजय नाथ साहदेव को ही मिले होंगे। तो बदलाव तो तब होगा जब पिछली बार से पैटर्न चेंज होगा। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि भरत काशी के ऊपर जो है बहुत कुछ निर्भर करेगा कि उनका प्रदर्शन कैसा रहता है। अगर वो 25,000 वोट लेकर आ जाते हैं या 20,000 वोट लेकर आ जाते हैं, तब जो है एक फ़र्क दिखेगा, क्योंकि यहाँ लोकसभा में भी बीजेपी को 26,500 की लीड मिली है। तो मुझे तो स्लाइट एज नवीन जायसवाल दिख रहे हैं यहाँ पर। वैसे अगर इसे एनडीए के खाते में डाला जाए स्लाइट एज देखते हुए, या फिर मुझे लगता है इसको टाइट फाइट में ही छोड़ना ठीक रहेगा, फाइट क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है नवीन जायसवाल के खिलाफ, वो एक फैक्टर है। तो इसको टाइट फाइट में ही आपको छोड़ना पड़ेगा। 10 सीटें हो गई टाइट फाइट में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जमशेदपुर की तरफ आते हैं, जहां पर 2 सीटें टाइट फाइट में थी, घाटशिला की सीट और जमशेदपुर पश्चिमी की सीट। तो पहले घाटशिला की सीट में आते हैं। घाटशिला की सीट में चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन चुनावी मैदान में है। तो क्या चंपई अपने बेटे की सीट को जितवा पाएंगे, या फिर अभी भी ये सीट टाइट फाइट में? मदन क्या लग रहा है? हमारे सहयोगी उदय जी बताएंगे कि आखिर ये घाटशिला वहाँ पर घूम गए के थे। आए हैं। बिल्कुल, देखिए वहाँ कांटे का मुकाबला है, क्योंकि जो मंत्री बने रामदास सोरेन वो हर जगह यही कह रहे थे कि भाई मुझे 3 महीने ही काम करने का मौका मिला है, लेकिन काम मैंने बहुत किया है, और विकास कार्य अक्सर वो गिनाते नजर आते थे। लेकिन बाबूलाल सोरेन वो भी टक्कर दे रहे हैं, चंपई सोरेन का नाम है, लेकिन मुझे लगता है भारी पड़ते हुए रामदास सोरेन ही मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए, मुझे भी लगता है इस सीट में शायद इंडिया, हाँ बिल्कुल एडवांटेज देना चाहिए। तो किसी को कोई आपत्ति है? इंडिया फोल्डर में घाटशिला की सीट जा रही है। मुझे लगता है भाजपा प्रत्याशी को हो सकता है बाबूलाल सोरेन। हाँ, बीजेपी वहाँ से आपत्ति कर सकती है, लेकिन अभी बहुत क्लोज फाइट है वहाँ पर भी। घाटशिला में क्लोज फाइट है, चूंकि मार्जिन पिछले बार भी जो है वो ज़्यादा की नहीं थी। तो देखिए, जितने हम आकलन कर रहे हैं हर सीट पे, ये टाइट फाइट में ही है, क्लोज फाइट ही है। जी हाँ, घाटशिला एक ऐसी सीट है कि अक्सर जो है वो बीजेपी को देती है बढ़त, और यहाँ पर जो है मुकाबला करीबी ही होगा, क्योंकि यहाँ पर चंपई सोरेन के प्रभाव को भी आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और वहाँ मुसावनी, जादूगोड़ा, ये सब कुछ शहरी इलाके हैं जहाँ वो बीजेपी के वोटर्स माने जाते हैं, वो भी अपना असर रखते हैं वहाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि घाटशिला है तो एक टाइट फाइट, लेकिन अगर एक मंत्री बनने का फ़ायदा भी आपको मिलता है, और उनके पास चूंकि एंटी इनकम्बेंसी एज ए मिनिस्टर थोड़ा कम रहेगा, क्योंकि वक्त उन्हें सिर्फ 3 महीने का मिला है, तो वो एक एडवांटेज उनको मिल सकता है। वहाँ चंपई सोरेन के हटने के बाद जेएमएम के बड़े चेहरे के रूप में वो रह गए हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि वहाँ के जेएमएम के जो वोटर्स हैं, जेएमएम के जो वो समर्थक सिंपैथी हैं, वोट मिल सकता है हाँ, उनको वो सारे चंपई के जाने के समर्थक बाद। जो हैं
वो एकजुट उनके पीछे लामबंद हुए होंगे और इसका एडवांटेज उनको है। वैसे यहाँ सूर्य सिंह बेसरा भी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो किसके वोट काटेंगे? झारखंड पीपुल्स पार्टी से। हाँ। और जो एक थर्ड फ्रंट बना था जिसकी घोषणा उन्होंने की थी, तो वो झारखंड पीपुल्स पार्टी से सूर्य सिंह बेसरा चुनाव लड़ रहे हैं। JLKM से रामदास मुर्मू भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो सूर्य सिंह बेसरा कैसा करते हैं इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, लेकिन उतना प्रभाव जो है वो पिछले 1-2 चुनाव में उनका वोट की गिनती के मामले में एक प्रभावशाली नेता हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन वोट गेन करने के मामले में उतने प्रभावशाली पिछले 1-2 चुनावों से वो दिख नहीं रहे हैं। चलिए अब एक अहम सीट जमशेदपुर पश्चिमी की सीट में आते हैं क्या, या फिर ये अभी भी टाइट फाइट में नजर आ रही है? टाइट फाइट पश्चिमी दिख रहा में है। मेरे विचार से यहाँ सरयू राय ये सीट वहाँ लीड ले रहे हैं। निकल सरयू राय रहे के हैं, लिए वो उनके advantage। पक्ष में स्थितियां हाँ। हैं। बाबर खान अच्छा खासा वोट काट रहे हैं। तो बन्ना गुप्ता बाबर का खान के आने से ही लगता है बन्ना गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती बिल्कुल दिख बन्ना रही गुप्ता है की यहाँ पर। मुश्किलें बढ़ी हैं और सरयू राय के लिए आसान हो गया है। फिर भी मुझे लगता है कि अभी इसको टाइट फाइट में छोड़ना चाहिए, चूंकि क्या टैक्टिकल वोटिंग हुई है ये भी जानना होगा। और देखिए, अगर टैक्टिकल वोटिंग हुई होगी तो वोटर्स भी खुलकर बताएंगे नहीं, तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी इसको टाइट फाइट में ही रखना चाहिए। चलिए तो ये सीट भी टाइट फाइट में चली गई है और अब आगे बढ़ते हैं। 11 हो गया टाइट। हाँ, टाइट फाइट भी 11 हो गया। आगे खूंटी की तरफ बढ़ते हैं। खूंटी में एक सीट ही सिर्फ टाइट फाइट में थी और ये तमाड़ की सीट है। अब तमाड़ की सीट पर मदन मुकाबला बताइए, क्या टाइट फाइट से थोड़ा आगे बढ़ती हुई सीट दिख रही है या अभी भी यहाँ पर टाइट फाइट ही है? देखिए, यहाँ भी टाइट फाइट इसलिए है क्योंकि विकास मुंडा के भाई भी चुनावी मैदान में उतर गए। राजा पीटर भी आ गए हैं। राजा पीटर भी चुनावी मैदान में है। JDU के सिंबल पर राजा पीटर चुनावी मैदान में उतरे, तो बीजेपी का एक वोट जो है उनको मिलता हुआ दिख रहा है। राजा पीटर के अपने भी क्षेत्र हैं, लोग हैं, उनका भी एक साथ मिलता हुआ दिख रहा है। और विकास मुंडा से कुछ नाराज हैं लोग, जो एक विधायक की मौजूदगी होनी चाहिए, जो काम होना चाहिए, वो नहीं दिखा है विकास मुंडा के द्वारा। तो इसको लेकर के भी लोगों में थोड़ी नाराजगी है और उसी चीज़ों को लेकर के आश्वासन देते हुए राजा पीटर नज़र आए हैं क्षेत्र में। तो अब जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है, और जब उनके भाई भी उनके खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे हैं, तो इससे ये मुकाबला जो है काफ़ी दिलचस्प हो गया है। तो अब देखना होगा कि आखिर माइलेज जो है किसको मिलता है, लेकिन टाइट फाइट में ये रहेगा। मदन के बाद उदय, आप भी तमाड़ गए और लग रहा है कि टाइट फाइट से आगे बढ़ती हुई चीजें दिख रही हैं या फिर? नहीं, मुझे वहाँ क्लियर हाँ। दिख रहा है राजा पीटर को बड़ी लीड है। दमयंती मुंडा भी JLKM से थी वहाँ, और कहीं न कहीं सरकार के प्रति युवाओं की नाराजगी थी। विकास मुंडा से भी तो वो नाराजगी दमयंती थी। के साथ वो नाराजगी दिखेगी या फिर राजा पीटर के को नहीं, फायदा सरकार होगा? के खिलाफ अगर जो वोट थे विकास मुंडा के खिलाफ, तो वो वोट अगर चले गए दमयंती की तरफ, तो चूंकि अमित शाह भी वहां आए थे और जो बुंडू का शहरी इलाका है वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ है, तो ऐसे में तमाड़ और खासकर अड़की जो है वो JMM को वोट जाता है, लेकिन जो तमाड़ और बुंडू प्रखंड है, जो शहरी इलाका है, वहाँ का वोट बीजेपी को जाता है। तो एक बड़ी लीड उन्हें मिल रही है राजा पीटर को, और वो सीट निकाल रहे हैं। चलिए, तो एक NDA के खाते में आपकी तरफ से भी। JDU के साथ नीतीश कुमार का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका भी फेवर उनको मिलेगा। रंजन जी, क्या लग रहा है, क्या इसे NDA खाते में दिया नीतीश जाए? कुमार के नाम का कितना असर होगा ये तो मैं दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ दमयंती मुंडा चुनाव लड़ रही हैं और बड़ा ही ओजपूर्ण भाषण वो भी देती हैं। तो अगर महतो वोटर्स वो अपनी तरफ लेकर जाती हैं तो फिर यहाँ पर विकास मुंडा को नुकसान होगा, चूँकि लोकसभा के चुनाव में यहाँ कुर्मी वोटर्स ने अर्जुन मुंडा के खिलाफ वोटिंग की थी। तो वो मैं बीजेपी के खिलाफ के बजाय अर्जुन मुंडा के खिलाफ कहूँगा, क्योंकि उनसे उनकी थोड़ी सी नाराज़गी रही थी। लेकिन गोपाल कृष्ण पातर, जो राजा पीटर की बात हो रही है, उनका इस क्षेत्र में एक प्रभाव रहा है। जब वो निर्दलीय भी लड़ते हैं तो 16-17 हज़ार वोट उनके पास है। पिछली बार भी वो चौथी पोजीशन पर थे, उससे पहले 2014 में निर्दलीय लड़ रहे थे तो दूसरी पोजीशन पर आ गए थे। तो उनका एक अपना बेस यहाँ पर है, और उसमें जब बीजेपी, आजसू और JDU के वोट जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है कि एज मुझे राजा पीटर को साफ साफ दिख रहा है। चलिए, तमाड़ में NDA को एज दिया जाए, गंगेश जी? और दे सकते हैं, हालांकि बहुत सारी चीज़ों में मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी चूंकि बहुमत उनके पक्ष में है यहाँ। चुनाव का समय है। चुनाव का चुनाव समय का है। समय है,
और देखिए जो लाइव चल रहा है हमारा यूट्यूब में ये प्रोग्राम, वहाँ पर भी भिड़ रहे हैं समर्थक। कोई बीजेपी की सरकार बना रहा है, कोई जेएमएम की सरकार बना रहा है, कोई ओनली टाइगर बोल रहा है। तो चलिए ये भिड़ंत होती रहेगी जब तक अभी तस्वीरें साफ नहीं होती है, जब तक परिणाम नहीं आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और खूंटी में से तमाम की सीटें हो गई हैं। लोहरदगा आते हैं जहाँ पर देखिए टाइट फाइट में 4 सीटें हैं, मांडर, सिसई, गुमला और बिशुनपुर। मांडर से शुरुआत करते हैं। क्या शिल्पी नेहा तिर्की के लिए इस बार मांडर निकालना मुश्किल है? क्या यहाँ सनी टोपो के सामने टाइट फाइट है या फिर अब एज मिलता हुआ किसी को दिख रहा है? मदन, क्या लग रहा है? देखिए, जातीय समीकरण जो वोटों का होता है वो उसमें जरूर माइलेज जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की को दिख रहा है, लेकिन बीजेपी ने वहाँ कैंडिडेट बदलकर जो पहले से गंगोत्री कुजूर वहाँ पर उम्मीदवार होती थी उनको बदलकर सनी टोपो को लाया, जो कि कुछ ही महीनों पहले या फिर साल भर पहले कांग्रेस से ही शामिल हुए हैं। तो एक मजबूत स्थिति जो है बनाने की कोशिश सनी टोपो ने वहाँ पर की है। और सनी टोपो से जब हमारी बातचीत हो रही थी चुनाव प्रचार के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि जो गैर ईसाई आदिवासी हैं उनको वो साधने में सफल रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अधिक से अधिक उनको अपने पक्ष में किया जाए। और प्लस जो बीजेपी का कैडर वोटर है वो अगर उनको मिल जाता है तो फिर जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन बड़ी आबादी और बड़ा एक संख्या जो है, जो प्रतिशत है वोटों का, वो मुस्लिम समुदाय के लोगों का है, आदिवासी समाज के लोगों का है। तो वो किस पक्ष में जाते हैं इस पर तो डिपेंड अगर वो करता है। समीकरण देखे रंजन जी, तब तो शिल्पी नेहा तिर्की का फेवर करते हैं वो समीकरण। या समीकरण जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की को फेवर करते हैं, और प्लस जो बंधु तिर्की का एक दबदबा रहा है इस क्षेत्र में वो भी बताता है। लेकिन जैसा मदन जी ने बताया कि हाँ, इस बार जो है सरना वोट जो है, और मैंने ये बातें कल भी कही थी कि उसमें एक डिवीजन दिखा है। सनी टोपो ने अच्छा चुनाव लड़ा है, और एक दिलचस्प बात है कि पिछली बार 2019 में जो यहाँ वोट प्रतिशत था वो 68 था, इस बार वो 72 क्रॉस कर गया है। तो ये 4% क्यों बढ़ रहा है, ये भी एक बात है। तो फाइट यहाँ पर है। जो जैसे पिछली स्थिति रहती थी, मुझे लगता है शायद वो स्थिति जो है नहीं दिखेगी, मतलब कि वन साइडेड जीत जो यहाँ पर अक्सर मिल जाया करती थी वैसी नहीं होगी। टाइट फाइट ही रहेगा, और इसीलिए हमने इसको टाइट फाइट में रखा है। तो एक तो एज स्लाइट एज शिल्पी क्योंकि जो हिस्ट्री है और जो समीकरण है उसके आधार पर शिल्पी नेहा तिर्की को दी जा सकती है, लेकिन परिणाम कुछ भी आ सकता है। चलिए, तो फिलहाल इंडिया फोल्डर को में शामिल कर दिया जाए। अभी आप मदर दे की सकते हैं इंडिया फोल्डर को इसको, चूंकि वो परफॉर्मर रही हैं। यहाँ शिल्पी तिर्की और विधानसभा में परफॉर्मर रही हैं, और वो खुद भी अच्छी वक्ता भी हैं, और उन्होंने परफॉर्म किया है अपने क्षेत्र के लोगों के बीच में जाकर। क्षेत्र के लोगों से उनका संपर्क बना रहा है, वो जो उनके जो भी सोशल मीडिया साइट से पता चलती है और उनकी कुछ जो जानकारियाँ इधर उधर से मिलती हैं, उसमें उनका एक कनेक्शन दिखता है। लेकिन अब यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि मामला नज़दीकी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन एडवांटेज निश्चित रूप से नेहा शिल्पी तिर्की को देना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिसई की सीट है, इसे भी हमने टाइट फाइट में ही डाला था। अब क्या जो अब सर्वे आ रहे हैं या जो रिपोर्ट वहां से आ रही है, मदन, लगता है कि सिसई टाइट फाइट से थोड़ा आगे बढ़ता है या किसी को एज देता हुआ दिख रहा है? नहीं, यहाँ पर अभी हम टाइट फाइट ही रखेंगे इसको। उदय, सिसई में आप भी टाइट फाइट रख रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं, लेकिन मेरे विचार से अरुण उरांव वहाँ लीड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनकी एक पारिवारिक पृष्ठभूमि है और खुद पढ़े लिखे उम्मीदवार हैं। और सिसई में ग्रामीण के साथ साथ एक शहरी वोटर्स का भी एक बड़ा वर्ग है जो बीजेपी के साथ रहता है। कल भी हमने चर्चा की थी, और कल हम लोग ऐसा कर सकते हैं, कल जो हमारा प्रोग्राम हाँ। होगा उसमें हम जो सीधे कैंडिडेट्स उनसे फोन पर उनकी राय ले लें, तो मेरे ख्याल से कुछ स्थिति क्लियर होगी। कल मैं हार रहा हूँ ऐसा तो कोई नहीं बोलेगा। कयामत की रात होगी, तो इसलिए वो हमसे बातचीत करने से ज्यादा वो ईश्वर को याद करेंगे। और कोई ये नहीं बोलेगा कि उनकी हार हो रही है, और सभी कोई भी जीतेंगे। प्रत्याशी से बात कीजिए हाँ। तो वो भारी मतों से ही जीत रहे होते हैं। अब कौन भारी पड़ता है ये बताना, ये लगता है चुनाव के वक्त जो है वो पता चलता है जब मतगणना सिसई हो को जाए। अभी सिसई को टाइट फाइट में ही में रहने दिया जाए। हाँ। हालांकि मेरे हिसाब से वहाँ जेएमएम को स्लाइट एज
दिखता है, क्योंकि लीड बहुत बड़ी थी जिगासू सहारनपुर 2 को की। बीजेपी का एज उस दिखा। समय स्पीकर के खिलाफ नाराजगी थी। झारखंड में एक जो समीकरण है ये भी एक विचित्र है कि जो मैंने इस स्पीकर बात की होते हैं चर्चा उनके की। खिलाफ जो है आक्रोश बहुत जबरदस्त होता है। अच्छा, और वो बाकियों से ज्यादा स्पीकर के प्रति रहता है। तो इसलिए यहाँ भी कुछ बदलाव हो सकता है। तो किसे देना है एज? नहीं इसको अभी ठीक टाइट है, फाइट इसको की- टाइट फाइट में ही रहने दिया जाए। चलिए, तो आगे गुमला की सीट, इस सीट पर क्या ऑब्जर्वेशन है? टाइट फाइट से निकल पा रही है ये सीट? गुमला में मुझे लग रहा है कि कुछ ये हो सकता है, और गुमला में मुझे स्लाइट एज सुदर्शन भगत दिख रहे हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि स्लाइट एज यहाँ पर मिल सकता है। अब अगर मिसिर कुजूर ने ज़्यादा नुकसान नहीं किया होगा तो सुदर्शन भगत ये सीट निकाल भी सकते हैं, लेकिन स्लाइट एज बहुत मुश्किल है, बाकी लोग भी बताएंगे। हाँ बिल्कुल वही NDA फैक्टर है। मिस्र हाँ। कुजूर की बहुत अच्छी पैठ थी, अगर उन्होंने दिल से साथ दे दिया है, और उनके लोगों का कहना है, सुदर्शन भगत के लोगों का, कि भले ही बहुत कम मार्जिन से लेकिन हम ये सीट निकाल रहे हैं, क्योंकि उनकी एक बहुत मृदुभाषी, बहुत सीधे साधे नेता की छवि रही है और आदिवासी उनसे खुद को कनेक्ट करते हैं, तो इसका फायदा उन्हें मिल सकता है वहाँ।